वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अंशु मिश्रा। अपने पिछले वीडियोस में मैंने कंटेम्प्ररी वेस्टर्न थिंकर्स को लिया था। ये वीडियो और अगले कुछ वीडियो मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज एंड थिंकर्स को डिस्कस करूंगी। पॉलिटिकल साइंस में एज अ पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज को भी अपनी वीडियोज में लेकर चल रही हूँ। लोक प्रशासन की स्वतंत्र अध्ययन विषय के रूप में शुरुआत 19वीं शताब्दी में वुड्रो विल्सन के लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से मानी जाती है। वुड्रो विल्सन, जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने, ने इसके अध्ययन का कोई सैद्धांतिक ढांचा नहीं दिया, परंतु उनका योगदान लोक प्रशासन के क्षेत्र में इस रूप में है कि उन्होंने इसके अध्ययन को बाकी सभी अध्ययनों से अलग करने की सलाह दी तथा लोक प्रशासन में अध्ययन की निरंतरता व शोध की महत्ता को बताया। विल्सन का कहना था कि प्रशासन एक कला है, परंतु इसका अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। राजनीति से प्रशासन को अलग करने की धारणा विल्सन ने ही सर्वप्रथम रखी। विल्सन के लेख के प्रकाशन के बाद कई लोगों ने प्रशासन के अध्ययन में रुचि दिखानी शुरू की, जिसके फलस्वरूप प्रशासन के अध्ययन के सिद्धांत अस्तित्व में आए। इन प्रशासनिक सिद्धांतों को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: यांत्रिकीय सिद्धांत व मानविकीय सिद्धांत। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जब प्रशासन पर स्वतंत्र अध्ययन शुरू हुआ, तब वह मुख्यतः निजी संस्थानों से ही संबंधित था। निजी संस्थानों में उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए और लागत को किस प्रकार कम किया जाए, इसी को आधार बनाकर प्रशासनिक अध्ययन शुरू हुआ। इसलिए आरंभिक अध्ययन सिद्धांत यांत्रिकीय कहलाया। इन आरंभिक सिद्धांतों को परंपरागत, संरचनात्मक, औपचारिक, इंजीनियरिंग व आनुभविक भी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह महसूस किया जाने लगा कि यांत्रिकीय सिद्धांत प्रशासन के अध्ययन का व्यापक दृष्टिकोण देने में सक्षम नहीं है। तब प्रशासन के अध्ययन को मानवीय दृष्टिकोण से करने पर विचार उठने लगा। इसके फलस्वरूप जो सिद्धांत आए, उन्हें मानविकीय सिद्धांत कहा गया। इन मानविकीय सिद्धांतों को प्रकार्यात्मक, व्यवहारवादी व अनौपचारिक भी बोला जाता है। इस प्रकार प्रशासन के सिद्धांत दो प्रकार के हुए: यांत्रिकीय और मानविकीय। प्रशासन के यांत्रिकीय सिद्धांत देने वाले विचारकों में टेलर, फेयोल, मैक्स वेबर और लूथर गुलिक एवं उर्विक का नाम आता है। हेनरी फेयोल का सिद्धांत प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर का सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कहलाता है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का सिद्धांत दिया है तथा लूथर गुलिक व उर्विक ने प्रशासन के अध्ययन को पोज्ड कॉर्ब एक्रोनिम के माध्यम से व्यवस्थित रूप दिया। प्रशासन के अध्ययन के इन आरंभिक सिद्धांतों को यांत्रिकीय कहे जाने का कारण यह है कि इन सिद्धांतों ने केवल किसी भी संगठन के औपचारिक ढांचे पर ही ध्यान दिया तथा मानवीय तत्व की अवहेलना की। इन विचारकों ने मानवीय संवेदनाओं एवं मानसिक स्थिति की किसी भी संगठन में उपस्थिति को प्रमुखता नहीं दी। अब हम लोग एक एक करके संगठन के इन विभिन्न सिद्धांतों को देखेंगे। यांत्रिकीय सिद्धांतों में सबसे पहले हेनरी फेयोल का प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत आता है। फेयोल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने लंबे अनुभव से प्रशासन का एक सार्वभौमिक सिद्धांत दिया। उन्होंने प्रशासन का अध्ययन एक प्रबंधक के दृष्टिकोण से किया तथा उनका विश्लेषण मुख्यतः वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्यों से ही संबंधित था। लंबे समय तक यह माना जाता था कि प्रशासनिक अध्ययन के प्रणेता
अमेरिकन विचारक टेलर है, परंतु फेयोल का अध्ययन टेलर से पहले प्रकाशित हुआ था, लेकिन फ्रेंच में होने के कारण वह अन्य देशों में प्रसारित न हो पाया। फेयोल का ग्रंथ जब 1929 में जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम से इंग्लिश में प्रकाशित हुआ, तब अमेरिका व अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में लोगों को उनके अध्ययन की जानकारी हुई। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिक संस्थान अपनी उत्पादकता बढ़ाने के उपायों की खोज करने में लगे थे। इसके फलस्वरूप अनेक प्रबंधकीय सिद्धांत अस्तित्व में आए। हेनरी फेयोल एक माइनिंग इंजीनियर थे। उनके कार्यकाल में उनकी कंपनी दिवालियेपन की स्थिति से निकलकर एक सफल संस्थान के रूप में स्थापित हुई। फेयोल ने अपनी कंपनी की सफलता का श्रेय अपने उन प्रबंधकीय सिद्धांतों को दिया जो उन्होंने वहां कार्य करते हुए लागू किया। फेयोल ने अनेक पुस्तकें व लेख लिखे, परंतु उनकी सबसे लोकप्रिय रचना 1916 में फ्रेंच में प्रकाशित जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, जो 1929 में इंग्लैंड में इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यूरोप में यह अवधारणा प्रचलित थी कि प्रबंधकीय क्रिया का संबंध केवल औद्योगिक या व्यावसायिक इकाइयों से ही है तथा प्रशासनिक क्रिया, जो एक कला है, का संबंध सरकारी कार्यों से है। फेयोल एक प्रकार से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि लोक प्रशासन एक निजी इकाई के प्रशासन में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा सार्वभौमिक सिद्धांत देने का प्रयास किया जो लोक और निजी प्रशासन दोनों पर समान रूप से लागू हो। परंतु फेयोल के अध्ययन का आधार मुख्यतः औद्योगिक इकाइयां ही थी। फेयोल ने बताया कि किसी भी संगठन में निम्न 6 क्रियाएं होती हैं। पहला तकनीकी क्रिया, दूसरा व्यावसायिक क्रिया, तीसरा वित्तीय क्रिया, चौथा सुरक्षात्मक क्रिया, पांचवा अंकन की क्रिया, छठा प्रबंधकीय क्रिया। तकनीकी क्रिया में उत्पादन, वस्तु निर्माण एवं अनुकूलन को शामिल कर सकते हैं। मतलब हर संस्थान जिस उद्देश्य हेतु स्थापित है उसके उत्पादन का काम उसमें होता है। जैसे साबुन बनाने वाली इकाई में साबुन का निर्माण होता है। उत्पादन की क्रिया के बाद दूसरी क्रिया व्यावसायिक क्रिया है। इसमें क्रय विक्रय एवं विनिमय की क्रिया आती है। वस्तु के उत्पादन क्रय विक्रय के बाद तीसरी क्रिया वित्तीय आती है। इसमें पूंजी प्राप्ति व उसके श्रेष्ठतम उपयोग का कार्य किया जाता है ताकि पूंजी का सर्वोत्तम व अनुकूलतम उपयोग हो सके। किसी भी संगठन के प्रशासन के लिए यह भी आवश्यक है कि संगठन की चल अचल संपत्ति को किसी भी तरह की प्राकृतिक व गैर प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा भी प्रदान की जाए। प्रबंधकीय तंत्र के एक अनिवार्य तत्व उत्तम लेखांकन भी है ताकि संगठन के आर्थिक स्थिति का विशुद्धतम आंकलन हो सके। संगठन में प्रबंध को फेयोल ने एक क्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसे संगठनात्मक पद सोपान में सामान्यतया उच्चतम स्तर पर रह रहे लोगों के द्वारा किया जाता है। प्रबंधकीय क्रिया में फेयोल का कहना था कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल के काम होते हैं। फेयोल का अपने अध्ययन में इसी प्रबंधकीय क्रिया पर विशेष बल है। इसी प्रबंधकीय क्रिया को डिटेल में समझते हैं। इस क्रिया में निम्न 5 काम होते हैं। पहला प्लानिंग यानी योजना बनाना, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन निर्माण, तीसरा कमांड यानी निर्देश, चौथा कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय और पांचवा कंट्रोल मतलब नियंत्रण। कार्यों पर एक एक करके दृष्टि डालते हैं। पहला कार्य है प्लानिंग। जब हम कोई कार्य पूर्व नियोजित योजना बनाकर करते हैं
तो लक्ष्य को प्राप्त करना ज्यादा आसान होता है। प्लानिंग की क्रिया संगठन को एक प्रकार की पूर्व दृष्टि प्रदान करती है। फेयोल मानता था कि प्लानिंग के कार्य में प्रबंधक का अनुभव मुख्य भूमिका निभाता है। एक अच्छे प्लान में एकता, निरंतरता, लचरता व शुद्धता को फेयोल आवश्यक मानते थे। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि संगठन को मानवीय और भौतिक तत्व प्रदान किया जाए ताकि वह अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। जैसे उसमें होने वाले उत्पादन के लिए उसे कच्चा माल, यंत्र, कर्मचारी इत्यादि मिले। जब संगठन में प्लानिंग है तब जो तीसरी क्रिया आवश्यक है वह है कमांड। फेयोल का कहना था कि कमांड की क्रिया वैयक्तिक गुणों और प्रबंधक के मूल सिद्धांतों के ज्ञान पर निर्भर करती है। फेयोल ने कमांड की क्रिया को करने वाले मैनेजर में निम्न गुण आवश्यक बताए हैं। पहला, उसे अपने कर्मचारियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, उसे अकुशल लोगों को संगठन से हटा देना चाहिए। तीसरा, कार्य और कर्मचारियों को व्यवस्थित करना उसे अच्छे से आना चाहिए। चौथा, प्रबंधक को स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। पांचवा, संगठन में समय समय पर लेखांकन, ऑडिट का भी काम होना चाहिए। और छठा, प्रबंधक को अपने सहायकों को कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से एकजुट करने का प्रयास करना चाहिए। तथा अंतिम, प्रबंधक को संगठन में एकता, ऊर्जा, सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रबंधकीय क्रिया का एक अंग समन्वय भी है, जिसके द्वारा संगठन के सभी प्रयासों व गतिविधियों में तारतम्यता बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। प्रबंधकीय क्रिया में नियंत्रण आता है, जिसका उद्देश्य होता है कि जो योजना बनाई गई, जो नियम अपनाए गए, उनका सभी संगठन में अनुसरण एवं पालन करें। नियंत्रण के साथ सैंक्शन, प्रतिबंध भी आ जाते हैं। इस प्रकार फेयोल ने बताया कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं होता है। हर संगठन में होने वाले सारे कामों में मैनेजरियल एक्टिविटी यानी प्रबंधकीय क्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। प्रबंधकीय क्रिया में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के कार्य किए जाते हैं। अब इन सब के साथ ही फेयोल ने एक संगठन की सफलता के लिए कुछ नियम भी बताए। फेयोल द्वारा बताए गए संगठन के नियम लचीली प्रकृति के हैं, जो समय परिस्थिति अनुसार कम ज्यादा हो सकते हैं। ये नियम 14 हैं, जो निम्न हैं। पहला नियम है डिवीजन ऑफ वर्क, यानी एक संगठन में कार्यात्मक विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन के आधार पर कार्य विभिन्न कर्मचारियों और इकाइयों में बटा होना चाहिए, क्योंकि स्पेशलाइजेशन से कार्य क्षमता के साथ साथ उत्पादकता भी बढ़ती है। फेयोल द्वारा बताया गया दूसरा नियम है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार एवं उत्तरदायित्व। उनके अनुसार प्रबंध क्रिया में ये दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। बिना अधिकार के उत्तरदायित्व और बिना उत्तरदायित्व के अधिकार व्यर्थ हैं। अर्थात किसी व्यक्ति को कार्य का उत्तरदायित्व सौंपने के साथ साथ उसे अधिकार भी दिए जाने चाहिए। तीसरा नियम है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। इसके अंतर्गत उन सभी समझौतों हेतु आदर को सम्मिलित किया जाता है, जिससे आज्ञाकारिता, व्यावहारिकता एवं आदर प्राप्ति हेतु निर्देश दिए जाते हैं। किसी भी संगठन का अनुशासन उसके प्रबंधक के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। चौथा नियम है आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, जिसका अभिप्राय है कि एक संगठन में कार्यरत कर्मचारियों को आदेश एक ही अधिकारी से प्राप्त होने चाहिए। एक कर्मचारी को एक से अधिक अधिकारियों के आदेश मिलने पर वह भ्रम की स्थिति में पड़ जाता है।
अगले नियम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी निर्देश की एकरूपता के अनुसार प्रत्येक एक समान उद्देश्य वाली क्रियाओं के समूह की एक ही योजना हो तथा उसका अधिकारी भी एक ही हो और इस अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों में एकरूपता का होना आवश्यक है। सामान्य रूप से देखने पर आदेश की एकता और निर्देश की एकरूपता सिद्धांत एक ही लगते हैं, परंतु फेयोल ने दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए बताया कि आदेश की एकता का संबंध केवल विभिन्न स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों से है, जबकि निर्देश की एकरूपता समूचे निगम शरीर से संबंधित है। Now the next principle is subordination of individual interest to general interest, यानी व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित को महत्व। यह नियम बताता है कि किसी एक कर्मचारी के हित को संपूर्ण संगठन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। फेयोल ने बताया कि एक संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक एवं उसके भुगतान का तरीका उचित एवं न्यायसंगत होना चाहिए, जिससे कर्मचारी और नियोक्ता दोनों संतुष्ट हों एवं उत्पादकता में वृद्धि हो। फेयोल ने केंद्रीकरण के सिद्धांत को भी महत्व दिया तथा बताया कि कोई संगठन केंद्रीकृत ढांचे पर आधारित होगा या विकेंद्रीकृत, यह अलग अलग संस्थानों की प्रकृति और आकार पर निर्भर करता है। फेयोल द्वारा बताया गया एक अन्य नियम स्केलर श्रृंखला भी है, जो पत्सोपान हायरार्की के नियम पर आधारित है। यह सिद्धांत बताता है कि अधिकार सत्ता उच्चतम से निम्नतम की ओर होनी चाहिए। ऑर्डर या व्यवस्था का सिद्धांत बताता है कि संगठन में हर व्यक्ति तथा हर वस्तु को उचित स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। इससे कर्मचारी ज्यादा अच्छा आउटकम दे सकेगा। 11वां नियम यह बताता है कि संगठन में प्रबंधकों को अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ दया एवं न्याय के साथ व्यवहार करना चाहिए। प्रबंधक के सभी स्तरों पर समता के सिद्धांत को लागू करना चाहिए। अगला सिद्धांत है कर्मचारियों के पदों की स्थिरता। जब कर्मचारियों को यह पता होता है कि वे जिस पद पर कार्य कर रहे हैं वह भविष्य में भी बना रहेगा, तब वे पूरी रुचि और लगन से काम करते हैं। इनिशिएटिव या पहल का सिद्धांत ये बताता है कि संगठन में हर व्यक्ति को योजना पर विचार करने व क्रियान्वयन करने के प्रयास करने की छूट होनी चाहिए। इनिशिएटिव का यह नियम कर्मचारियों के उत्साह में वृद्धि करता है। स्प्रिट द कॉर्प्स फेयोल का यह 14वां और अंतिम नियम है। स्प्रिट द कॉर्प्स एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका अंग्रेजी अनुवाद ग्रुप स्पिरिट है तथा हिंदी में यह सहयोग की भावना कहलाता है। फेयोल का कहना था कि प्रबंधकों को संगठन में अपने अधीनस्थों को एक साथ एक टीम के रूप में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि यदि संगठन में एकता नहीं होगी तो उसके कर्मचारी संगठन के हितों के लिए घातक सिद्ध होंगे। फेयोल ने संगठन की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कुछ नियम तो बताए ही, इसी के साथ वे कर्मचारियों के प्रशिक्षण को भी आवश्यक मानते थे। उनका कहना था कि एक उत्तम प्रबंधक में निम्न गुण होने चाहिए। शारीरिक गुण मतलब उसे हेल्दी होना चाहिए तथा उसमें मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। मानसिक गुण यानी समझने और सीखने की योग्यता व निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। नैतिक गुण यानी दायित्व स्वीकार करने की इच्छा व क्षमता हो। चौथा, शैक्षणिक गुण, कार्य संबंधी ज्ञान के अतिरिक्त उसे सामान्य ज्ञान की भी जानकारी हो। नेक्स्ट, तकनीकी गुण यानी अपने कार्य की उसे अच्छी समझ हो। और लास्ट, अनुभव यानी उसे कार्य करने से प्राप्त लंबा अनुभव हो। पूरे वीडियो में मैंने मैकेनिस्टिक थ्योरी यांत्रिकीय सिद्धांत के अंतर्गत हेनरी फेयोल के प्रशासनिक प्रबंध उपागम को बताने का एक प्रयास किया है।
नेक्स्ट वीडियोस में मैकेनिस्टिक थ्योरी को ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।